हेलो दोस्तों, पढ़ाओ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है दिल्ली पुलिस की, और उसमें इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ उसके कुछ फैक्ट्स रिलेटेड जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा, किस प्रकार की बिक्री से in which types of sell minimum 51% of stake PSE public sector enterprises is sold to private sector। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कोई भी सरकारी कंपनी है, अगर उसे हम उसका 51% हिस्सेदारी अगर बेच दिया जाता है तो उसको किस तरीके का सेल यानी किस तरीके का बिक्री कहा जाता है, किस तरीके का सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट का। डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करती है गवर्नमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो अपना शेयर बेचती है। ठीक है, जैसे मान लो कि 10% शेयर बेच दिया, 15% शेयर बेच दिया, तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन उसमें ही पूछ रहा है कि अगर वो अपना 51% हिस्सेदारी बेच दे तो उस सेल को किस नाम के सेल से कहा जाएगा। ठीक है, तो पहला है माइनॉरिटी सेल। माइनॉरिटी सेल में होता है कि 10% बेच दे, 20% बेच दे, ठीक है, लेकिन 51% से कम। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी सेल में आ गया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? मिक्स हो गया आपका प्राइवेट एंड आपका पब्लिक, दोनों जब मिलकर काम करें वो मिक्स हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड जैसा कोई होता नहीं है सेल। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक सेल, स्ट्रैटेजिक सेल इसे कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? स्ट्रैटेजिक सेल। अब स्ट्रैटेजिक सेल में क्या होता है कि 51% से ज्यादा हिस्सेदारी क्या करती है गवर्नमेंट अपनी कंपनी का बेच देती है। इसमें क्या क्या चला जाता है? इसमें दो चीजें, एक ओनरशिप और दूसरा आपका मैनेजमेंट का काम। मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी जो सरकारी कंपनी है अगर उसका 51% हिस्सा बेचा जाएगा तो उस तरीके के सेल को क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजिक सेल। और उसमें क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की ओनरशिप, यानी कि अब मालिकाना हक नहीं रहेगा और उसे मैनेज करने का कोई भी उसके पास पावर नहीं रहेगा। यानी 51% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का, जैसे मान लो कि ONGC है, जैसे मान लो कि इंडियन ऑयल है, उसका अगर शेयर 51% से बेच दिया, जैसे आज के डेट में तो हम बोलते हैं ना कि ONGC एक सरकारी कंपनी है, इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है, अगर उसका 51% से ज्यादा हिस्सा बेच दिया जाता है फिर वो सरकारी नहीं रह जाएगा, फिर वो प्राइवेट सेक्टर को चला जाएगा। ठीक है, तो उस सेल को हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक सेल। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा होता है वो किस में इंक्लूड होता है? जब हम बजट पढ़ाते हैं, बजट जब पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था ना, बजट दो तरीके, एक कैपिटल का हो गया, एक रेवेन्यू का पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? कैपिटल में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बताना है। क्लियर? ये मैंने बताया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आज का पहला क्वेश्चन यही रहा था। दूसरे क्वेश्चन का था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के परिचय से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति यानी हरित क्रांति कब आया था? 1965-66 में। ठीक है, उस समय हमारे PM कौन थे? तो उस समय हमारे PM थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। और फिर हरित क्रांति से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? हरित क्रांति से इसमें क्या यूज किए गए थे? HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से कौन संबंधित नहीं है। तो MS स्वामीनाथन तो आपको पता ही है, ये क्या है? हरित क्रांति के जनक कहे जाते थे इंडिया में, यानी फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया? MS स्वामीनाथन। और इनको अभी ही क्या हुआ? 2024 में आपको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिला है। MS स्वामीनाथन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं के रिकमेंड पे MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
लेकिन जो प्राइस डिसाइड होता है वो एग्रीकल्चर कमेटी डिसाइड करती है, ये नहीं। इन्होंने रिकमेंड किया था कि एमएसपी जैसा चीज होना चाहिए, ठीक है। तो एमएस स्वामीनाथन से इतना चीज आता है। फिर इंद्र कुमार गुजराल, ये जो थे ये आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर थे कब, 1997 और 98 के आसपास, ठीक है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। IQ गुजराल, गुजराल डॉक्ट्रिन, ये फॉरेन पॉलिसी से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर थर्ड है वंदना शिवा। वंदना शिवा जो थी ये बेसिकली इन्होंने क्या किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्रिटिक किया, यानी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बताया कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन अपनाएंगे तो हम फर्टिलाइजर केमिकल का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट नेगेटिव होगा। तो ये किसको सपोर्ट करती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। किसे सपोर्ट करती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो यानी ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है। और नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपको पता है, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्लोबली, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्लोबल, यानी वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे बोला गया, नॉर्मन ब्लॉक। और ये नॉर्मन ब्लॉक कहाँ के हैं, तो अमेरिका के। ये आपके क्वेश्चन में आया था कि भाई कि नॉर्मल ब्लॉक जो है वो कहाँ के मतलब किस कंट्री के हैं, तो आपके अमेरिका के, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंद्र कुमार गुजराल, ये आपका राइट आंसर होगा। यही एक पर्सन थे जो कि इस मतलब ये ऑप्शन में से ये एक पर्सन थे जो कि आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं थे, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर थे हमारे 97-98 के टाइम में, तो ये हमारे उस समय के रिलेटेड है, ठीक है। और MS स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया, और इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, और वंदना शिवा ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो ये भी चीज आपको याद रखना कि अगर कोई पूछा जाएगा कि क्रिटिसाइज किसने किया था, तो वंदना शिवा। और नॉर्मल ब्लॉक तो पता ही है कि भाई ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है किसके, पूरे वर्ल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांव के गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और वैश्विक रूप से प्रशासनिक कामकाज शक्ति में बदलना किस ग्रामीण आजीविका मिशन का दृष्टिकोण है। यानी आपको बता रहा है कि पूछ रहे आपसे, ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ इनटू ए इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रिलेवेंट वर्कफोर्स, ये इज द विजन ऑफ विच रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। मतलब ये किसका मिशन था, किसका टारगेट था कि भाई जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको स्वतंत्र बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, इकोनॉमिकली स्किल्ड करके, वर्कफोर्स लेवल यानी स्किल करके उनको बनाना है, ठीक है। तो पहला आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका मेन पर्पस था स्किल करना, ठीक है, स्किल करना, ठीक है। और ये कब आता है, 2014 में, ठीक है। इतना चीज याद रखना। और दूसरा बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, और ये आपका कौन सा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये दोनों जो है ये आपका आता है 1993 में, ठीक है। कब आता है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आता है, 1993। और प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना आता है इसका मेन मोटिव होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, क्लियर। और जो नेक्स्ट है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है इसका काम था कि भाई 100 दिन तक हम क्या करेंगे, अनस्किल्ड वर्कर को काम देंगे। और इसका भी मेन पर्पस था कि अनस्किल्ड वर्कर को ही काम देंगे, वर्क प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसमें डेट मेंशन नहीं था, लेकिन इसमें मेंशन था 100 दिन, ठीक है, क्लियर। और ये कब आता है, ये आता है 1982 में। अब आपको मुझे ये बताना है कि 1982 में जब आता है तो उस समय कौन सा 5 ईयर प्लान हमारे इंडिया में चल रहा था, ठीक है। ये 2014 में आता है, तो इस समय कौन सा 5 ईयर प्लान था, ठीक है। तो आपको बताना है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो कि आता है 1982 में, तो उस समय हमारे यहाँ कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, क्लियर, कोई डाउट। तो आपका 2 क्वेश्चन है, एक है कि कौन सा 5 ईयर प्लान यहाँ पे चल रहा था और कौन सा 5 ईयर प्लान यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, क्लियर। और 1993 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था ये भी बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह विकसित वाणिज्य बैंक क्षेत्र की महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ वेल डेवलप्ड कमर्शियल बैंक। यानी वेल डेवलप्ड कमर्शियल बैंक अगर होगा तो इसमें से कौन सा उसका
रोल नहीं है। यानी आपको नॉट पूछा तो पहला है कि फैसिलिटेशन ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें हम क्या करते हैं, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, LRR, SLR, इन सबको इंप्लीमेंट कौन करवाता है? तो करवाता तो RBI है, लेकिन किस पे करवाता है? वो आपको कमर्शियल बैंक पे करवाता है। तो हाँ भाई, ये फैसिलिटेशन का काम करता है सही तरीके से, ताकि अगर ये सही तरीके से ना काम करे तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो पहली बात तो सही है इसकी, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। हाँ, हम अपना बैंक तो हम अपना पैसा जो भी है वो कहाँ पर सेव करते हैं? इसी में, बैंक में तो सेव करते हैं, ये भी सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। और चौथा कह रहा है कैपिटल फॉर्मेशन भी सही है, ठीक है। तो यानी जो बचा वो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक का काम नहीं होता है एग्रीकल्चर मार्केट को मैनेज करना। इसका काम होता है APMC, वो काम होता है गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी होती है जो कि एग्रीकल्चर की मार्केटिंग सिस्टम को प्रमोट करता है। जैसे इनाम हो गया कि एग्रीकल्चर मार्केट को प्रमोट करना है, मंडीज टाइप को उसको रेगुलेट करने का काम बैंक का नहीं होता है, कमर्शियल बैंक का नहीं होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का काम होता है, उसके जो एजेंसी है उसके काम होता है, ठीक है। तो नॉर्मल बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा टफनेस तो था नहीं, नॉर्मल सा एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई बैंक का कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन सा। मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना बैंक का काम है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करना और कैपिटल फॉर्मेशन करना, ये सब किसका काम है? बैंक का काम नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि बाजार की स्थापना करना इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टैक्स लेविड ऑन द कमोडिटी नोन एज विच टाइप्स ऑफ टैक्स। तो ये पूछ रहा है कि सामानों पर लगाया गया करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है? सामानों के ऊपर, यानी टैक्स लेविड ऑन कमोडिटी के ऊपर कौन सा टैक्स लगाते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लगाते हैं। तो इनडायरेक्ट सिंपल, डायरेक्ट किस पे लगाते हैं? इनकम पे लगाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पे लगता है, कंपनी के जो प्रॉफिट होते हैं उन पे लगता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? कमोडिटी पे लगता है, यानी जो भी सामान है उस पे लगता है। बोथ इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट वो तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आज की डेट में क्या बोलते हैं? GST, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? GST। GST का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब GST सबसे पहले आता कब है? तो इसका बिल याद रखना, जो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, बिल नंबर कितना है इसका? 122, ठीक है। अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाएगा कि कौन से एक्ट में बना था, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट। अगर अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाएगा, अमेंडमेंट एक्ट 101, ठीक है। और ये किस कमेटी के रिकमेंड पे आया था? तो कमेटी कौन सा होगा? केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी, ठीक है, विजय केलकर कमेटी। इतना चीज क्लियर हो गया। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल हो गया आपका 122 नंबर, एक्ट हो गया 101, विजय केलकर कमेटी। अब इसमें और क्या होता है? इसमें आपको याद रखना है सबसे पहला कंट्री जिसने GST को इंप्लीमेंट किया था वो था फ्रांस। कौन सा? फर्स्ट कंट्री जो कि आपका GST स्टार्ट किया, ठीक है। इंडिया में GST कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। इसका मोटिव क्या था? 1 जुलाई 2017। और क्या याद रख सकते हो इससे? और आप याद रख सकते हो इससे रिलेटेड जो भी आप याद रख सकते हो वो है आपका, एक तो GST हो गया, कब आया ये याद हो गया। हाँ, अब GST के कितने टाइप्स होते हैं? GST के टाइप, तो GST के आपके CGST, SGST, IGST और UGST। SGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, यूनियन टेरिटरी वाला GST, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये तो हो गया, ठीक है, ये बताओ, अब ये आपसे स्लैब के बारे में पूछा जाएगा, GST के स्लैब्स के बारे में, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब्स, ठीक है। तो कितने स्लैब्स थे? तो आपके स्लैब ऑफ GST
ठीक है। तो एक 0% का टैक्स लगता है और एक 5% का टैक्स लगता है, एक 10% लगता है, फिर आपका लगता है 18% और फिर लगता है आपका 28%। तो 28% जो लगता है वो लग्जरी गुड पे लगता है, लग्जरी गुड्स पे लगता है। ठीक है, तो स्लैब्स आपको याद रखना है, इतना चीज याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है अब आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा टैक्स आता है। तो पहला चीज तो आपको याद रखना है ये डेस्टिनेशन टाइप्स ऑफ टैक्स है। बेस्ड टैक्स। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहां पे जैसे मान लो प्रोडक्ट आया, जहां पे बिका वहीं पे टैक्स इसका कलेक्ट किया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा टैक्स कहां पर आता है, तो आप बोल सकते हो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, जीएसटी अभी हुआ था। ठीक है, अब मैं पूछूं कि जीएसटी स्लैब को में कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कौन सा प्रोडक्ट नहीं आएगा, कब आएगा, कौन 5% में, कौन 10% में, इसका डिसीजन कौन लेता है, तो जीएसटी काउंसिल। इसका डिसीजन कौन लेता है, तो जीएसटी काउंसिल। इसका डिसीजन कौन लेता है, तो जीएसटी काउंसिल। जीएसटी दिख रहा है, ये दूसरा ले लेते हैं, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, इसमें कौन आता है, जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो भाई आर्टिकल भी तो होगा 279A। ठीक है, इसके हेड कौन होते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इतना चीज आपको जीएसटी से याद रखना है। क्लियर, कोई डाउट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। विजय केलकर कमेटी ने ही रिकमेंड किया था और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, डेट आपको याद रखना है क्योंकि डेट आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था। फ्रांस पहले ऐसी कंट्री हो गई जो कि जीएसटी को इंप्लीमेंट की। विजय केलकर कमेटी ने रिकमेंड किया था। ये कब रिकमेंड किया था, 2002 में। ठीक है, 2002 में रिकमेंड किया था। और जो उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम 5-6 में, उन्होंने फर्स्ट टाइम बजट में पेश किया था। और 2011 में 115 नंबर बिल होकर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होकर आया भी था, पर पारित नहीं हो पाया। और फिर जो 122nd बिल होकर जिसमें ये क्या हुआ, पास हो पाया। एक्ट हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका हो गया कौन सा, 101। ये जो आपको याद रखना है। टाइप्स आपको याद रखना है, कितने तरीके, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इंटीग्रेटेड और यूनियन। ठीक है, इतना चीज आपको जीएसटी के रिगार्डिंग याद रखना है। और जीएसटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं है, जीएसटी में देखो जो भी सेंट्रल टैक्स है, जो भी स्टेट टैक्स है, सबको इंक्लूड किया गया। लेकिन कुछ चीजों को ना जीएसटी से बाहर रखा गया, जैसे पेट्रोल को बाहर रखा गया, जैसे लिकर को बाहर रखा गया। तो इसलिए आप देखोगे किसी स्टेट में पेट्रोल का दाम अलग रहता है, किसी स्टेट में पेट्रोल का दाम अलग रहता है। तो डिफरेंट होने का मेन रीजन है कि वो जीएसटी, क्योंकि जीएसटी क्या है, जीएसटी का वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ये मेन इसका पर्पस है, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसको अभी भी जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, लिकर प्रोडक्ट हो गया। तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि धीरे धीरे जीएसटी में आ रहे हैं। ठीक है, इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कमोडिटी बेस्ड टैक्स है। कमोडिटी पे लगता है, प्रोडक्ट पे लगता है। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, तो उस पर लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, वो कमोडिटी बेस्ड टैक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए, और ये जीएसटी से रिगार्डिंग है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, किसके रिगार्डिंग, माइक्रो फाइनेंस। अब देखो ये जितने भी हैं, हो सकता है कि ये चारों जो ऑप्शन है इसमें से एक ही गलत होगा, बाकी ऑप्शन तो सही होगा। यानी बाकी ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, आपका एक्सप्लेनेशन हो सकता है माइक्रो फाइनेंस का। ठीक है, किसका, माइक्रो फाइनेंस का। किसका हो सकता है, माइक्रो फाइनेंस का। ठीक है, तो आपको माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड अब पहला चीज क्या याद रखना है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, माइक्रो फाइनेंस in India evolved to fill the gap created by the formal bank institution। बात सही है, हाँ सही है। जैसे मान लो कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है। अभी बैंक में जो मान लो कि जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो बैंक में जाएंगे भाई, अपना जो भी अकाउंट है वो ओपन करा लेंगे, बैंक को चलाने का उनको पता है। लेकिन बहुत सारे गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो बैंक में जा नहीं पाते क्योंकि उनके पास
उस तरीके का पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कागज मेंटेन करना बहुत दिक्कत आता है। तो ये जो गैप क्रिएट होता है, इस गैप को फुलफिल कौन करता है? तो माइक्रो फाइनेंस चीजें करते हैं। माइक्रो फाइनेंस छोटे लेवल, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाना। अगर मान लो कि कोई जैसे मान लो कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसको टैक्स चाहिए, सॉरी उसको अगर लोन चाहिए, अगर वो बैंक में नहीं जा पाता तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले सकता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो गैप को फुलफिल करता है, हाँ भाई गैप को फुलफिल करता है, तो बात तो सही है। माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव इन इंडिया वाज टेकन बाय द नबार्ड, ये भी बात सही है। अब ये बताओ कि नबार्ड का फॉर्मेशन कब होता है? तो 12 जुलाई 1982, ठीक है। और किसके कौन से कमिटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि नबार्ड होना चाहिए? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट माइक्रो फाइनेंस के एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है बढ़िया से, ठीक है। तीसरा कह रहा है माइक्रो फाइनेंसिंग स्टार्ट इन इंडिया मेजरली ड्यू टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इंडिया में कब होता है? तो 1969 को, ठीक है। लेकिन क्या नेशनलाइजेशन होने की वजह से माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट आपके माइक्रो फाइनेंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्लियर। यानी आप कह सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड मैलगम कमिटी टू गो इनटू द रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बात से, ठीक है। यानी आपको इससे क्या याद रखना है? मैलगम कमिटी किससे रिलेटेड है आपका? मैलगम कमिटी आपका रिलेटेड है आपके माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारी कमिटी बताई, ठीक है। तो वो मैं अभी आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो इतना चीज, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइक्रो फाइनेंस इज स्टार्ट, यानी आपके जो ऑप्शन थर्ड है, भारत में सूक्ष्म वित्तीय मुख्य रूप से बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारण शुरू हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी स्टेटमेंट सही है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये सही है, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है आपके, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्लियर, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नवरत्ना महारत्ना कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो नवरत्ना महारत्ना कंपनी जो है बेसिकली डिवीजन है, एक तरीके से कंपटीशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी गवर्नमेंट कंपनी हैं, उनको डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल ग्रोथ, एनुअल टर्नओवर, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया। जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, हाँ 1975, इसके बारे में कल ही मैंने बताया था कि भाई ये जो है आपका PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, और ये महारत्ना कब बना था? 2010 में, ठीक है, डेट याद रखना है। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये बना था आपका 1948 के आसपास, नहीं 49 में बना था, 1949 में। लेकिन ये महारत्ना कंपनी है, नवरत्ना कंपनी नहीं है, ठीक है। ये पहली ऐसी कंपनी है इंडिया की जो कि आपके फाइनेंस, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज है उसको फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए बनी थी, ठीक है, क्लियर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हाँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी आपका महारत्ना का पार्ट है, और ये आपका 1959 में बना था, ठीक है। और ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन ये भी आपका महारत्ना है, ये भी 2010 में ही बना था, और ये भी आपका 1953 में बना था, ठीक है। और ये 2010 में ही महारत्ना कंपनी बना, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना है, क्लियर। महारत्ना और नवरत्ना जैसी कंपनी है, ये आपके एग्जाम में आ रही है, यानी इसको भी नेक्स्ट क्लास किसी क्वेश्चन में आएगा तो और डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। अब देखो, मैंने बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 में आया था। कब आया था? 1956। अब उसने क्या किया है कि इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बोला कि भाई पब्लिक सेक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक, यानी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन कंपनी होगी, ठीक है। एक बोला कि पब्लिक भी होगी और प्राइवेट भी होगी, यानी पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, और उन दोनों से जो बचा इंडस्ट्रीज वो प्राइवेट में चला जाएगा। इसमें कितनी कंपनी थी? इसमें 17 थी, इसमें 12 थी। ये पिछले क्लास में मैंने बताया था, तो आप आसानी से देखो, जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन बनकर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इट मीन्स व्हाट कि आप हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देखें और वही आपका क्वेश्चन बन जा रहा है, ठीक है। अभी तक मैं जितना बताया ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यानी आपका एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ दे कि भाई बताओ पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलाकर कितनी कंपनी थी, तो वो 12, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शो द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी इन। अब पॉवर्टी आगे आपके, अब ये बताओ कि पॉवर्टी से रिलेटेड रंग राजन कमेटी याद है? रंग राजन कमेटी, इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बताया। ये देख, ये कब आया था? ये कब आया था? ये 2012 में बनाया गया था, रिपोर्ट इन्होंने 2014 में दिया था। ठीक है, कब दिया था? 2014 में। और इन्होंने कहा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को काउंट करने के लिए बोला था, जैसे कि एजुकेशन को भी काउंट कीजिए, हेल्थ को भी काउंट कीजिए, ये सब चीजें रंगराजन कमेटी में बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है? और इसके फिर आपका एक आता है लखड़वाला कमेटी, लखड़वाला कमेटी, और एक आता है अखलांग कमेटी। ये दोनों कमेटी किस पे बेस्ड होता है? ये दोनों कैलोरी बेस्ड होता है, कैलोरी बेस्ड होता है। लखड़वाले कमेटी कब आता है? 1993 में आता है। और अखलांग कमेटी, एक अखलांग कमेटी, ये कब? वाई के अखलांग कमेटी है, ये कब आता है? ये 1979 में आता है। ठीक है, और एक आपका आता है तेंदुलकर कमेटी का, कौन आता है? तेंदुलकर कमेटी, ये आता है 2005 में, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट जो देता है 2009 में। ठीक है, तो ये दोनों कैलोरी बेस्ड थे, इन्होंने थोड़ा सा अलग अप्रोच अडॉप्ट किया था। ठीक है, और रंगराजन कमेटी ने मल्टी डायमेंशनल चीजों को इंक्लूड करने की बात की थी। तो पॉवर्टी से रिलेटेड इतने कमेटी, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बताया, ये सारे बताया है, तो बस एक बार रिवीजन हो जाए इसलिए मैंने आपको वापस से रिवाइव कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अधिक गरीबी स्तर को दर्शाया? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब रहा है? तो जाहिर सी बात है बिहार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपको क्या याद रखना है? लखनऊ। लखनऊ से क्या याद रखोगे? AI सिटी। ठीक है, और क्या रखोगी उत्तर प्रदेश से? अभी महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ, तो ये चीज याद रखना। महाकुंभ में अभी भगदड़ हो गया था, उसके लिए एक हर्ष कमेटी बनाया गया। हर्ष कमेटी उसको क्या करने के लिए? जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, और महाकुंभ को ही 2026 में 2026 के 2026 नहीं, 2025 के 26 जनवरी में जो आपका क्या हुआ था, 26 जनवरी की जो झांकी निकलती है उसमें महाकुंभ को दर्शाया गया था यूपी के, तो इनको फर्स्ट प्राइज मिला था। ठीक है, इतना चीज आपको याद रखना है। लखनऊ से बिहार आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है? AI यूनिवर्सिटी लग रहा है। ठीक है, और महाराष्ट्र से वेव आपका एक प्रोग्राम हुआ था, यहीं पे हुआ था। ठीक है, कर्नाटक से क्या याद रखोगे? कर्नाटक से रिलेटेड यहाँ पर आप याद रखने जैसा है कि एरो स्पेस प्रोग्राम हुआ था, 15th एरो स्पेस प्रोग्राम हुआ था। और क्या याद रखोगे यहाँ पे? और याद रखोगे कि भाई प्रोटोटाइप, मतलब फर्स्ट फ्लाइंग प्रोटोटाइप टैक्सी, फर्स्ट फ्लाइंग प्रोटोटाइप टैक्सी। ठीक है, तो ये इतना चीज आपको याद रखना है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिहार। ठीक है, हमारा बिहार, राइट आंसर इज बिहार। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच टोटल लिटरेसी रेट, व्हाट? टोटल लिटरेसी रेट कहाँ, किसका? एंड द मेन लिटरेसी रेट बोथ मोर देन 90। मतलब पूछ रहा है आपकी कि आप कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो टोटल लिटरेसी रेट है और पुरुष का जो मेल लिटरेसी रेट है वो 90% से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भी लिटरेसी की बात आएगी उसमें केरला तो होगा ही होगा। लेकिन अगर केरला ना है तो मिजोरम याद रखो, केरला नहीं है तो मिजोरम याद रखो। तो मिजोरम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिजोरम। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। त्रिपुरा से भी रिलेटेड ऐसा है। त्रिपुरा से रिलेटेड आपको याद रखना है, खर्ची पूजा एक फेस्टिवल होता है, वो त्रिपुरा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और मिजोरम से आपको याद रखना है कि मिजोरम 100% लिटरेसी वाला स्टेट हो गया। कल ही मैंने बताया था किससे? उल्लास योजना के थ्रू आपका क्या हो गया? मिजोरम 100% लिटरेट हो गया। और सेकंड नंबर पे कौन हुआ है?
सेकंड नंबर पे गोवा। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? कोई डाउट? तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं। जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आप कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में आप बताओगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आपकी जीत होगी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी हार होगी। ठीक है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है? और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है? थैंक यू।